हेलो बच्चों। आज तक के क्लासेस में हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में कि जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, हम लोग उनको कॉल कर सकते हैं बाय कॉलिंग देयर फंक्शन नेम, ठीक है, और हम उसमें वैल्यू भी पास कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग पास करते हैं वैल्यूज, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं एक तरह से। तो ऑब्जेक्ट्स तो भाई दो तरह के होते हैं, एक म्यूटेबल होते हैं और एक इम्यूटेबल होते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले फर्स्ट ईयर में देखा हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पास करने से वो कैसे बिहेव करता है और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पास करने से वो कैसे बिहेव करता है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आज का टॉपिक यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो पासिंग immutable and mutable objects in functions। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पासिंग immutable objects। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि भाई पासिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स करने से क्या होगा। तो whenever an object is passed to a called function, comma, any change made in the called function is not visible to the calling function। चलिए इसका मतलब पहले समझते हैं। सपोज करिए आपने एक फंक्शन को कॉल करते समय आपने कुछ एक वैल्यू पास किया और उस वैल्यू को आपने उस फंक्शन के अंदर कुछ भी चेंज किया, तो वो चेंज जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा कॉलिंग फंक्शन में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। चलिए उस प्रोग्राम के थ्रू इसको हम लोग और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं पाइथन का जो आईडी है उसको ओपन कर देता हूँ। फाइल को ओपन करते हैं जो कि हमने बनाया हुआ था teach1। चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो एक फंक्शन पहले बनाते हैं। हमको पता है फंक्शन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले जो कीवर्ड का यूज करते हैं वो है डेफ। तो डेफ लेट द फंक्शन नेम बी चेंज, और मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, a, b। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिया, a, b। ओके, नाउ मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ इनसाइड चेंज, ताकि हमको पता चले कि भाई हम लोग अभी कहाँ पर हैं। इनसाइड चेंज फंक्शन के अंदर हम लोग हैं। ठीक है, ओके। नाउ इनसाइड चेंज फंक्शन मैं क्या करूँगा, मैं a का वैल्यू एक बढ़ा देता हूँ। सो a प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है, और b माइनस इज इक्वल टू 1। सो मैंने a का वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया और b का वैल्यू को मैंने एक डिक्रीमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा भाई a के अंदर क्या है और b के अंदर क्या है। तो प्रिंट a इज इक्वल टू a, प्रिंट b इज इक्वल टू b। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। ये फंक्शन का अच्छा, हम लोगों ने ये फंक्शन एक ब्लॉक है तो हम लोगों ने यहाँ पे कोलोन छोड़ दिया, इसमें कोलोन एक दे देंगे। सो ये हमारा हो गया फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है, और ये हो गया हमारा फंक्शन का जो बॉडी है। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे कहाँ से, मेन फंक्शन से। तो मैं यहाँ पे पहले एक आप लोगों को पहले से बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, वो मेन फंक्शन होता है। मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ मेन फंक्शन के लिए। ओके, हैश लगाया हुआ है क्योंकि कंपाइल नहीं करेगा मेन जो है इसी को। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पर मैं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू
20 लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट बिफोर कॉलिंग चेंज। इसका मतलब क्या है, चेंज फंक्शन को कॉल करने से पहले, चेंज फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं देखना चाहता हूँ ए का वैल्यू क्या है और बी का वैल्यू क्या है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग चेंज फंक्शन को कॉल कर देंगे इसके बाद। तो मैंने चेंज फंक्शन को कॉल कर दिया, ए कमा बी यहाँ पे मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब तो चेंज फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो कंट्रोल है वो चेंज फंक्शन के पास जाएगा, चेंज फंक्शन का बॉडी काम करेगा, उसके बाद कंट्रोल फिर रिटर्न आएगा। जब रिटर्न आएगा तो मैं यहाँ पे फिर से दे देता हूँ प्रिंट आफ्टर कॉलिंग चेंज, यानी चेंज फंक्शन को कॉल करने के बाद, ठीक है। चेंज फंक्शन को कॉल करने के बाद मैं भी फिर से देखना चाहता हूँ प्रिंट ए इज इक्वल टू ए और प्रिंट बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। सो अभी इसको देखते हैं, पहले ये इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा, पहले उस आउटपुट को देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे हम लोग। चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ, तो रन। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिफोर कॉलिंग चेंज ए में कितना था 10, बिफोर कॉलिंग चेंज बी इक्वल टू 20, ये कहाँ पर है, आपके मेन फंक्शन के अंदर है। ऑब्वियस है, मैंने ए में और बी में मेन फंक्शन में 10 और 20 डाला हुआ है। अब जो मैंने 10 और 20 डाला हुआ था वो मैंने भेजा है कहाँ पे, चेंज फंक्शन को। ना चेंज फंक्शन ने ए और बी को रिसीव किया, इसीलिए रिसीव नहीं किया होता तो उसको 10 और 20 नहीं मिला होता, क्योंकि मैंने उसके अंदर एक तो ए को इंक्रीमेंट किया था और बी को डिक्रीमेंट किया था। इसका मतलब ए और बी का वैल्यू उसने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद ए का वैल्यू और बी का वैल्यू उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन चेंज हो जाने के बाद अगेन जब कंट्रोल लौट के आता है, अगेन ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है। तो हम लोग इसको समझने के लिए प्रोग्राम के पास फिर से चले जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं, देखिए कंट्रोल जो है वो मेन फंक्शन से शुरू होता है। तो सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आएगा, तो ए के अंदर उसने 10 भरा, बी के अंदर 20 भरा। तो मैं आपको बता देता हूँ ये ए 10 और ये जो बी 20 है ये एक्चुअल में क्या है और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट ए मिनट। ओके, नाउ ये जो ए 10 और बी 20 है, हम लोगों ने से पहले से पढ़ा हुआ है कि भाई ये कौन सा वेरिएबल है, नहीं ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल का जो स्पेस है उसमें आपका ए एक वेरिएबल के लिए एक स्पेस बना, ठीक है, और एक स्पेस बी के लिए बना, ठीक है। तो ए के अंदर आया 10 और बी के अंदर आया 20, ठीक है ना। अब आप जैसे ही ये चेंज फंक्शन को कॉल करते हैं, उसके बाद तो ये बिफोर कॉलिंग चेंज जो है ये तो भाई प्रिंट करेगा, इसको छोड़ देते हैं। जैसे ही आपका ये चेंज फंक्शन कॉल होता है, ये जो ए और बी का वैल्यू है ये यहाँ से थ्रो होता है, ठीक है, ये यहाँ से थ्रो होता है जैसे ही, तो ये चेंज फंक्शन जो है आपका यहाँ पे ये रिसीव होता है कौन से वेरिएबल के नाम से, ए और बी के नाम से। बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई ये जो ए और बी बना हुआ है ये अब भाई लोकल स्कोप में बना हुआ है, ठीक है। किसका लोकल है, ये चेंज फंक्शन का लोकल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्पेस बना लेकिन ये लोकल के लिए बना, ठीक है। तो ये जो 10 और 20 आपने वहां से थ्रो किया था ये यहाँ पर रिसीव होता है, लेकिन अभी इसका 10 और 20 इसका लोकल स्कोप है। ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम लोग और थोड़ा सा डीपली अंदर जाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा मेमोरी के बारे में समझते हैं। जब भी एक वेरिएबल बनता है तो एक्चुअली में उसको स्टोरेज एरिया एक तो मिलेगा ना, तो वो जो रैम मेमोरी में उसको स्टोरेज एरिया मिलता है कि भाई ये वेरिएबल बनेगा कहाँ, ऑब्वियसली मेमोरी में बनेगा। कौन से मेमोरी में ना, रैम मेमोरी में ही, बिकॉज रैम इज द करंट मेमोरी। करंट वर्किंग मेमोरी कौन सा है, रैम है। तो रैम में क्या होता है, एक मेमोरी स्पेस बनता है ए और बी ना, इसका कोई भी एड्रेस हो सकता है, ठीक है ना। सपोज करते हैं कि भाई ये 1000 एड्रेस में बना, ठीक है, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और ये सपोज करते हैं 1100 एड्रेस में बना, ठीक है। और ये जो है ये 1200 एड्रेस में बना, ये जो है ये 1400 एड्रेस में बना,
ठीक है। अब ना, जब मैं आप ए को इंक्रीमेंट करते हैं और बी को डिक्रीमेंट करते हैं, ये कौन से एड्रेस में हो रहा है? ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कौन से एड्रेस में हो रहा है? लोकल का ये 1200 और 1400 में हो रहा है। सो एनी चेंज मेड इन दिस लोकल स्कोप, नाउ व्हाई इट विल मेक ए चेंज इन द ग्लोबल? इसका तो एड्रेस भाई अलग है, ठीक है। यहाँ पे सब फंडा एड्रेस का है, ठीक है, बिकॉज ये दो वेरिएबल्स का एड्रेस अलग बना हुआ है। सो एनी चेंज विच यू हैव मेड इन दिस एड्रेसेस, दे आर नॉट अफेक्टिंग द अदर एड्रेसेस, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो जो भी आप इम्यूटेबल डेटा वेरिएबल्स हैं जो, या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं पाइथन में जो आप भेजेंगे एक फंक्शन को, तो उस फंक्शन में अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो ऑब्वियस है कि वो चेंज आपको अलग नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। दो द नेम ऑफ द वेरिएबल्स आर सेम, दो द नेम ऑफ द वेरिएबल्स आर सेम, इट विल बी नॉट बी रिफ्लेक्टेड। हाँ, लेकिन अगर वो ग्लोबल होगा और आपने अंदर ग्लोबल कीवर्ड यूज किया होगा, तब वो सेम एड्रेस को रेफर करना शुरू करेगा, सेम एड्रेस को रेफर करेगा, तो वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर पासिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप इन फंक्शंस, ठीक है, वो कैसे बिहेव करता है। तो होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट्स है तो आप डिक्लेरेशन में जो आपका लिंक है, उस लिंक में आप आपका फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू।